नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। महाराष्ट्र में सियासी कश्तियां भंवर में हैं। हवा और पानी के बहाव के साथ हिचकोले भी ले रही हैं। सियासत का बहाव किस तरफ होगा ये किसी को खैर नहीं, लेकिन ये इसकी कोई खैर खबर अभी है नहीं। लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर हवा और पानी का बहाव रोक दिया है। एनसीपी समेत तमाम पार्टियां शरद पवार के फैसले को लेकर हैरत में हैं, लेकिन पवार की पावर और फैसलों को समझने में राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी भी फेल हो गए। फिलहाल एनसीपी की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। जानकारी सूत्रों से यह भी है कि सुप्रिया सुले को ही एनसीपी की कमान सौंपी जा सकती है। उनका नाम तय हो चुका है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, इसका फैसला अभी आना बाकी है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की चाहत करीब करीब सभी जानते हैं। बेटी भतीजे की चाहत पर आखिरी फैसला और मास्टर स्ट्रोक शरद पवार का ही होगा। सवाल उठ रहा है कि शरद पवार के इस्तीफे की वजह है क्या, इस्तीफे के बाद शरद पवार की आगे की रणनीति है क्या, उनकी भूमिका होगी क्या। इन सभी सवालों का जवाब खोजेंगे, जवाब देना पड़ेगा में। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। बेटी के बोल पवार ने किया गोल। पवार ने छोड़ी कमान, भतीजे के जागे अरमान। एनसीपी में बदलेगी कमान, राजनीति के दिग्गज हैरान। पवार का इस्तीफा मजबूरी या बड़ा प्लान। समुद्र किनारे बसे महाराष्ट्र में ऐसा सियासी तूफान आया जिसकी राजनीति के दिग्गजों को भी उम्मीद नहीं थी। 24 साल से पार्टी के कमान संभाले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी को जोर का झटका धीरे से दे दिया। लेकिन पवार कट पॉलिटिक्स ने सियासी गलियारों में करंट पैदा कर दिया और अब इस करंट के झटके की जद में कई अहम सियासी दल भी आते दिख रहे हैं। शरद पवार ने मैसेज लिखा कि भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, लेकिन सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा। आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन इस उम्र में आकर मैं ये पद नहीं रखना चाहता। ये नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करने का समय है। शरद पवार मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में अपनी आत्मकथा लोग भूल भुलैया संगति का विमोचन करने आए थे, लेकिन उनके इस्तीफे का ऐलान होते ही हॉल में मौजूद एनसीपी कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। कुछ कार्यकर्ताओं की आंखें तो नम भी हो गई और आंसू छलक पड़े। पार्टी में एक कमेटी बना दी गई है जो शरद पवार का उत्तराधिकारी चुनेगी। एनसीपी की स्थापना के वक्त से ही शरद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पवार के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में गहमा गहमी है। सियासत के दिग्गज हैरान हैं। परिवार की पॉलिटिक्स लोगों के दिमाग के पार है। लेकिन आपका जो मन में जो डर है बीजेपी के प्रति, वो स्पष्ट होता है कि आप बेलगांव नहीं जा रहे और कर्नाटक में बीजेपी के प्रचार को जा रहे हैं। देखिए, हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में जब एक बड़ी न्यूज है या धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे। लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश की राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे। पवार की पावर का लोहा सभी मानते हैं, लेकिन भतीजे की सियासी चाहत के आगे पवार को अक्सर बैकफुट पर आकर शॉट्स खेलने ही पड़े। लेकिन सियासी पिच पर पवार ने जो शॉट खेला वो बाउंड्री के पार ही नजर आया। विपक्षी खेमा भी पवार के आखिरी मूवमेंट को भांप नहीं पाता। शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन कयासों का बाजार तो गर्म है। नया अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी की कमान किसके हाथ होगी, चर्चा तेज है। बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजीत पवार के साथ साथ चंद पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और यहाँ तक कि अनिल देशमुख का नाम भी इस रेस में है। अध्यक्ष कौन होगा इसके बारे में तो अब सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं,
लेकिन यहाँ भी पवार का पावरफुल स्ट्रोक देखना बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पवार के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी सियासी चाल चलते हैं उसके पीछे का मकसद उनके अलावा तो हवा भी नहीं जानती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एनसीपी की बैठक पर जयंत पाटिल का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। ये बात पे कुछ भी चर्चा नहीं हुई, केंद्र में कौन रहेगा और राज्य में कौन रहेगा, इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई। नाम क्या, हम एक ही नाम बोल रहे हैं, पवार साहब, एक पवार साहब। नहीं, वो उनका मन परिवर्तन करने का काम चल रहा है, हृदय तक तो पहुंच गए हम। नहीं, पार्टी किसी भी हालत में खत्म होने की संभावना ही नहीं है। पवार साहब खुद ये डिसीजन जो है पॉजिटिवली लेंगे। देखिए, कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिरकार इस फैसले के पीछे की वजह क्या है? ये वाकई एक रणनीति के तहत किया गया फैसला है या फिर ये कोई मजबूरी है, कोई सियासी मजबूरी है? अभी तो सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, अटकलों का ही बाजार गर्म है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आगे आने वाले 2024 के चुनाव भी इस रणनीति से प्रभावित होंगे। लेकिन जैसा बार बार जिक्र किया जा रहा है कि शरद पवार की रणनीति के पीछे का मकसद क्या है, वो उनके अलावा दूसरा कोई शख्स नहीं जान सकता। ना सिर्फ जानने की बात है, बल्कि उसका अनुमान लगा पाना भी नामुमकिन सा है। और बड़ी बात यह है कि उनके दांवपेच, सियासी दांवपेच होते भी ऐसे हैं कि वो दिखाते कुछ और दांवपेच हैं और पटकनी किसी और दांवपेच से देते हैं। अब जब उनके भतीजे के जो तेवर थे वो अलग अलग से नजर आ रहे थे, बैठकों में ना जाना, इधर उधर मुलाकातों का दौर शुरू होना, कुछ विधायकों के साथ होने का दावा करना, इन तमाम तस्वीरों के बीच में अब उनका इस दिशा में इस तरीके से आगे बढ़ना, इसके पीछे क्या मकसद है? दूसरी बड़ी बात यह भी है कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने इस बात का जिक्र किया था कि अगले 15 दिन में 2 बड़े फैसले होने जा रहे हैं। एक तो सामने आ ही चुका है जब उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राजनीति में वो बने रहेंगे, वो देश के लिए और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन आगे क्या उनका उत्तराधिकारी उनकी बेटी होने वाली है? ये तो लेकिन तय है कि अजीत पवार को उनकी हैसियत दिखाने का काम शरद पवार जरूर कर रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, पार्टी में कमान किसके हाथों में है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ में है मौजूद। शाइना एनसी है प्रवक्ता बीजेपी, राकेश शेट्टी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ में, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी लगातार एनसीपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ते रहे हैं, अमित मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। सभी का रुख करूंगी, लेकिन क्योंकि बात एनसीपी की है तो शुरुआत भी एनसीपी के साथ में कर लेते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, बहुत बार आपने ये आश्वासन दिया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और जो होगा वो हम देख लेंगे। अभी जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें देश की जनता भी इधर मुंह ताक रही है कि आखिरकार ये पार्टी में हो क्या रहा है। आप कुछ स्पष्ट कर पाएंगे इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है। आदरणीय शरद पवार जी ने कल अपना निर्णय नेता और कार्यकर्ताओं के सामने रखा। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं अब इस पद पे, चूंकि उम्र मेरी बहुत है, तो मैं चाहता हूं कि नौजवान किसी व्यक्ति को मैं मौका दूं। तो उन्होंने इस बात को हम सब लोगों के बीच में रखा, लेकिन सारे लोगों ने इस बात पे उसी समय तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की कि कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था। और अंततोगत्वा पवार साहब ने कल फिर एक कमेटी बनाई है 14 लोगों की, जिसमें कमेटी हर पहलू पे गंभीरता के साथ विचार मंथन करेगी और उसके बाद वो आदरणीय शरद पवार जी को अपने विचारों से अवगत कराएगी। क्योंकि शरद पवार जी पूरी तौर से एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, वो लोकतंत्र पे और अपने साथियों की सलाह पे बहुत विश्वास करते हैं और उनकी सलाह को वो बहुत महत्व भी देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय शरद पवार जी के सामने जो मुद्दे रखे जाएंगे उस पर वो विचार मंथन करेंगे और जो उनका फैसला होगा वो हम सब लोगों को स्वीकार होगा। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि हमारी पार्टी के तो जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो तो मांग कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो सहयोगी पार्टी है महाविकास आघाड़ी की, शिवसेना और कांग्रेस, उनके भी जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो लोग भी इस समय आज महाराष्ट्र में जगह जगह इस बात पर चर्चा हो रही है कि शरद पवार जी को इस मौके पर पार्टी का नेतृत्व संभालना चाहिए और उनको इस मौके पर
के त्याग पत्र पे पुनर्विचार करके हम सब लोगों की भावना की कद्र करते हुए इस पद पे उनको काम करना चाहिए। ये पूरी इस समय महाराष्ट्र के गली गली में चर्चा हो रही है। मुझे लगता है आदरणीय शरद पवार जी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। ब्रिजमोहन जी, एक सवाल यहाँ उठता है कि आपकी पार्टी में भी एक संविधान है और संविधान के मुताबिक जहां तक हमारी जानकारी है, शरद पवार जी आजीवन जब तक वो जीवित हैं तब तक अध्यक्ष पद पर कायम रहेंगे। ये इस्तीफा उन्होंने दिया व्यक्तिगत कारण या स्वास्थ्य कारण जो भी हो सकता है, लेकिन दूसरा उससे भी बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप बेहतर तरीके से देंगे। पवार साहब ने कल अपनी किताब के विमोचन में वो सारी बातें कही जो अब तक मीडिया से या दूसरे दल के लोग कह रहे थे अजीत पवार के विषय में, खास तौर पर कि राज्य भवन पहुंच गए, उनको इसकी जानकारी नहीं थी। 6:30 बजे वहां से फोन आया कि हाँ अजीत पवार यहाँ मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ। और इसके बाद शरद पवार ने ये भी कहा कि उन्होंने इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को दी। ये बात तब बताई गई किताब विमोचन के दौरान जब अजीत पवार उनके ही बगल में बैठे थे। तो ये क्या पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो पिछले 2-3 दिन से या कुछ दिन पहले से चल रहा है, एक बार हम और आपने काफी चर्चा इस पर की है, तो क्या ये अजीत पवार के जो कार्यकलाप थे राजनीतिक तौर पर उससे पवार साहब उब गए थे या और क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूं। सबसे पहले कि हमारी हमारा जो दल है वो पूरी तौर से चुनाव आयोग से पंजीकृत दल है और उसमें आजीवन अध्यक्ष बने रहने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ पे हर 4 साल में चुनाव होते हैं और अभी पिछले वर्ष ही 10 सितंबर को हमारे यहाँ पे चुनाव हुए थे, जिसमें हमारे डेलीगेट्स ने आदरणीय शरद पवार जी को अध्यक्ष चुना था और हमारी पूरी कार्यकारिणी को चुना गया। और मैं आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, हमारी इस पूरी कार्यकारिणी में आदरणीय शरद पवार जी के परिवार से और कोई नहीं है। जो वर्किंग कमेटी है, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में बाकी के सारे MLAs और मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो एक कमेटी है उसमें कोई भी नहीं है। ठीक है ब्रिजमोहन जी, लेकिन हमारे दूसरे सवाल का भी जवाब आप जल्द दे दें। मैं दूसरे सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जहां तक बात अजीत दादा पवार की है तो वो एक घटना को छोड़कर उसके पहले और उसके बाद कभी भी अजीत दादा पवार ने पार्टी नेतृत्व को या पार्टी गाइडलाइन के बाहर जाकर कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिसपे कि किसी प्रकार से हम ये कह सकें कि उन्होंने अनदेखी की। एक किसी घटना को हम पूरी एक आदमी के चरित्र से उसको नहीं जोड़ सकते। उस एक घटना को छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप देखिए 2012 में जब उनके ऊपर आरोप लगा, जब वो सिंचाई मंत्री थे, उस समय हमारी पार्टी ने फैसला किया, उस समय हमारी पार्टी ने फैसला किया कि आदरणीय अजीत दादा पवार को इस्तीफा देना चाहिए और एक व्हाइट पेपर सरकार जारी करे। उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया और उसी में तय हुआ था कि जब तक व्हाइट पेपर जारी नहीं हो जाएगा तो वो निर्दोष साबित नहीं होंगे, तब तक वो फिर से कैबिनेट पे नहीं आएंगे। तो फिर वो क्यों लिखते हैं कि अजीत पवार को बरगलाया गया? फिर कौन बरगला रहा था? मैं इन तमाम बातों पर भी कौन बरगला रहा है? नहीं, ये किताब में लिखा गया, ये मेरे शब्द नहीं है सर, ये मेरे शब्द नहीं है। नहीं, शरद पवार की आप एक बार किताब पढ़ लीजिएगा, उसी में इस बात का जिक्र। मैं आ रही हूँ। नहीं, बरगलाया शब्द मैं फिर बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है। पूजा का सवाल जो था वही मेरा सवाल था ब्रिजमोहन जी, और वो सवाल ये है कि ये हम लोग कोई नहीं कह रहे हैं, हम लोगों ने जब तक कहा ठीक है, लेकिन पवार साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं और किताब में जो बातें लिखी गई हैं उस बात का जिक्र वहां पर हो रहा है जहां खुद अजीत पवार शरद पवार जी की पत्नी के बगल में बैठे हुए हैं और अजीत पवार पर ये सारी बातें उस किताब में जो लिखी गई हैं वो सार्वजनिक हैं। ये उन्हीं की आत्मकथा की बात है, नहीं लगा रहे हैं। ये उन्हीं की आत्मकथा की बात है। मैं सर बाकी लोगों को जरा एक बार शामिल कर लूं। ब्रिजमोहन जी, मैं आती हूं आपके पास में, बाकी जरा और लोगों को भी शामिल कर लूं। काफी देर हो गई सब लोगों को इंतजार करते हुए। शायना एनसी, ये महाराष्ट्र की सियासत में जो इस वक्त उठापटक चल रही है या ये जो घटनाक्रम चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या है ये, क्यों है, इसके पीछे का क्या मकसद आप समझ पा रही, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है शरद पवार की? सबसे पहले तो ये एक अंदरूनी मामला है एनसीपी का। एनसीपी पार्टी में शरद पवार के नेतृत्व को लेके मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये उनका एक इंटरनल इशू है। जहाँ तक एक व्यक्तिगत इशू है, ऑब्वियसली शरद पवार जी ने सदियों से राजनीति की है, उनकी भूमिका महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम एक स्थिर सरकार चला रहे हैं, राजनीति के साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसकी आवश्यकता है, उस परिप्रेक्ष्य में हम सिर्फ प्रगति की राजनीति कर रहे हैं। और जो लोग इस मुद्दे को एक दृष्टि से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी, हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास देश के सबसे सर्वप्रथम लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम लेके हम जाएंगे इलेक्शन।
2024 के लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए। रही बात एनसीपी, क्या करें, किसको चुने, क्या ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या ये एक पारिवारिक फ्यूड है, इसके ऊपर विश्लेषण करना हमारा काम नहीं, पत्रकार का काम है नफा नुकसान। विश्लेषण हर करना। सियासी घटनाक्रम से नफा नुकसान तो होता है ना हर पार्टी को। ये सियासी घटना नहीं है। शरद पवार जो करें वो और शाइना जी अपने बिल्कुल बलबूते बिल्कुल आप करें। सही कह रही हम हैं। सिर्फ आपके नेता ने मुलाकात करके ही इस चर्चा को हवा दे दी। जब से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात अजीत पवार से हुई है और कई बार हुई है, ये चर्चा तभी से आई क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कहा गया और ये सार्वजनिक बयान है उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर अजीत पवार को इस तरह का कोई ऑफर मिलता है तो शिंदे गुट फिर अपना भविष्य तलाशेगी। तो ये मुलाकातें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के बीच जब चली तभी से सियासी माहौल गर्म हुआ है। देखिए, ये आपके दृष्टिकोण से आप बोल सकते हैं, हमारे दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी और बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन है वो स्थिर है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के जनहित में हम काम करते रहें। क्या होगा 2024 में, कौन लड़ेगा किसके साथ, इसमें न जाते हुए हमारे पास एक मैजिकल नाम है, एक मैजिकल वॉन्ड है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, और स्वाभाविक रूप से उन्हीं के नाम को लेके हम आगे जाएंगे और जनता हमें स्वीकारेगी। रही बात कांग्रेस एनसीपी हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे के, उनका तो महाविनाश अगाड़ी था, कहाँ विकास नहीं था। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज किया फॉर द लस्ट फॉर पावर। हम यहाँ जनहित में काम कर रहे हैं, यही मुझे कहना है। बाकी जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आपको पूछना है, आप पत्रकार हैं, पत्रकार के रूप में आप जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में हम में भी वो डिसिप्लिन है कि हमारे नेतृत्व जो भी तय करते हैं आते हुए दिन में, हम उसी परिप्रेक्ष्य से जवाब देंगे। राकेश शेट्टी, अब सवाल कांग्रेस का है, क्योंकि जिस तरीके से जेपीसी की मांग पर संसद में अलग जुबा रहती है, बाहर अलग जुबा रहती है, अडानी से मुलाकात रहती है, फिर सोनिया से मुलाकात रहती है, इन तमाम घटनाक्रम के बाद में अब यह इस्तीफा, क्या कांग्रेस पर इसका असर देख रहे हैं? चलो राकेश शेट्टी, एनसीपी का अंदरूनी मामला है, मगर ये बात किसी से छुपा नहीं है कि मगर शरद पवार जी ये महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के सबसे बड़े नेता है। और ये बात भी सच है कि महाविकास आघाड़ी को जो फॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल माननीय शरद पवार जी का था। और जिस तरह आज एनसीपी के देश भर में आप देख रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दुखी है और उनका ये मांग है कि शरद पवार जी को अपना जो निर्णय है उसको वापस लेना चाहिए। और जैसे हम कांग्रेस के कार्यकर्ता की जो आज हम देख रहे हैं, और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्योंकि शरद पवार जी को महाराष्ट्र हो, देश के तमाम युवा नेता जो राजनीति करते वो शरद पवार जी को ऐसा आइडल देखते हैं और उनका काफी बड़ा प्रभाव महाराष्ट्र में था। वो महाराष्ट्र के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे, 35 साल की उम्र में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, 10 साल देश के मुख्य कृषि मंत्री रहे और उनका बहुत बड़ा योगदान है। और कल जब उन्होंने एक बुक लॉन्च के दिन अपना इस तरह बातचीत करते समाप्त करते हुए उन्होंने अपना भावना व्यक्त की वो आगे। सर, मैं आपकी पार्टी पर असर पूछ रही हूँ, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, वो सब कुछ सबके सामने है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस अपनी राजनीति पर इसका क्या असर देख रही है? सब जानते हैं कि वो देश के बड़े नेता हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनके काम करने का तरीका क्या है। कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी है, एनसीपी इंडिपेंडेंट है। हाँ, बिल्कुल वो हमारे साथ बहुत परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो कांग्रेस के साथ में रहेगी एनसीपी, इस बात को लेकर श्योर हैं आप? नहीं, कोई राय नहीं है ना, क्योंकि हाँ, तो यही पूछना चाह रही हूँ मैं। संजय राणा, ये जो मैं सर आपके पास आती, चलिए रुक जाइए, आपकी क्यों करें, उनका भविष्य कौन है, सुप्रिया सुले है, अजीत पवार है, ये उनकी राय मत। आप बार बार ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे ये कोई षड्यंत्र है जिसमें सबका हाथ है। ये एक अंदरूनी मामला है, उनके कार्यकर्ता तय कर सकते हैं ना कि लेकिन इस अंदरूनी मामले से देश की सियासत पर फर्क पड़ेगा ना। मैं तो इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, हो सकता है कि आपके नजरिए से सवाल गलत हो सकता है, लेकिन अमित जी ने एक बड़ा करेक्ट एग्जांपल दिया कि फिर ऐसी मुलाकातें क्यों और ऐसी बातें क्यों, और जब मुलाकातें और बातें तो कुछ तो है ना, कुछ तो है बिल्कुल। और पूजा यही नहीं, अगर वो अंदरूनी मामला था, शाइना जी एक चीज हम लोग समझना चाहेंगे आपसे
कि अगर वो अंदरूनी मामला था तो फिर जब 10 विधायकों की चिट्ठी लेकर अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्य भवन गए, जिसका जिक्र पवार साहब ने अपनी किताब में भी किया था, तब भी पार्टी का वो अंदरूनी मामला था। उनके पास तो विधायक ही नहीं थे, फिर देवेंद्र फडणवीस जी को तो उनके साथ जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि तो महज चंद घंटों की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की भी उसमें फजीहत हो गई, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत फूक फूक कर कदम उठा रही है। ये अंदरूनी मामला तो तब भी था, उनके पास तो विधायकों का समर्थन नहीं था। ये तो देवेंद्र जी को समझ में आना चाहिए ना। क्या मैं इसका जवाब दूं? पूजा जी, महाराष्ट्र की सियासत में जो इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर अपनी डिबेट को फिर से शुरू करते हैं। शायना एनसी अब जवाब देना चाहती, फिर संजय राणा को रुक करूंगी, बहुत देर से इंतजार करें। शायना एनसी, देखिए, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। नंबर 1, जब भी कुछ होता है महाराष्ट्र में, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी पूछते हैं। कुछ भी हो महाराष्ट्र में, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पूछते हैं। जब विधायक निकल के आते हैं अपने राजनीतिक दल से, क्यों निकल के आते हैं? उनकी नाखुशी के वजह से। और एक तरफ से आप देखने जाओ तो मोदी जी के प्रति जो प्रेरणा आदर है, जहां इतने सारे लोग आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता कर रहे हैं, वहाँ नेतागण भी कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि जो आप सिर्फ ये ऐसे एक इल्जाम या एक षड्यंत्र, इल्जाम नहीं ना, षड्यंत्र की बात कर रहे हैं हम, तो सियासी नफे नुकसान की बात कर रहे हैं। यही तो सियासी नफा नुकसान है ना। सियासी नफा नुकसान तब होता है जब एक अलायंस होता है। यहाँ तो एक स्थिर सरकार चल रही है। आपके साथ विधायक आ जाते हैं, पूछने की आवश्यकता क्यों है? शायना जी जो हमारा सवाल था ना, हमारा सवाल इस वक्त एकनाथ शिंदे की सरकार और देवेंद्र फडणवीस की जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है उसको लेकर था ही नहीं। हमारा सवाल ये था कि जब शुरुआती विधानसभा के नतीजे आए, महाविकास अघाड़ी बनी और महाविकास अघाड़ी कोई फैसला नहीं ले रही थी, उस वक्त अजीत पवार जो अपने 10 विधायकों का एक पत्र लेकर देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन पहुंचते हैं और सुबह 6:30 बजे वो शपथ ग्रहण होता है, जिसका जिक्र शरद पवार ने अपनी किताब में किया है। उसका जिक्र मैं कर रहा था कि अगर राजनीति में इस तरह की गुंजाइश नहीं होगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र इसीलिए तो हम लोग करेंगे ना। देखिए, आप ये जिक्र कर रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ, जब शिवसेना ने मोदी जी का नाम इस्तेमाल किया और 2014 के इलेक्शन लड़े थे, तब क्या हुआ था? तब कौन था? आप लड़े मोदी जी के नाम पे और फिर आपने तय किया कि शादी के मंडप से निकल के जाएं और फिर सत्ता के मोह माया के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाएं। ये सवाल आप नहीं पूछेंगे? ये भी तो एक जाहिर सवाल है। तो मैं मानती हूँ कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है जब कोई बस आपने अपना जवाब दे दिया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और हमें इसी जवाब की उम्मीद भी थी कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति वक्त के साथ चलती है और उसी का नाम राजनीति है। संजय राणा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आप। संजय राणा, अब सवाल ये है कि भले ही बीजेपी कहे कि इसमें हमारा कोई षड्यंत्र नहीं, हमने षड्यंत्र जैसी कोई बात भी नहीं कही हालांकि, लेकिन हाँ, जब भी कोई सियासी घटनाक्रम होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को किसी को नफा तो किसी को नुकसान होता है। आपका आकलन क्या है यहाँ पर, इस पूरे घटनाक्रम से किसको नफा किसको नुकसान? गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून फेलो कॉलेज। देखिए, ऐसा है कि शरद पवार जी का जब नाम लेते हैं तो बहुत एक प्रोफेशनल नेता है। चाहे उनकी अगर आप राजनीति देखोगे, 1978 में अपने गुरुजी को छोड़कर वो पहले बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद विदेशी मूल की महिला के मुद्दे पर वो कांग्रेस से अलग हुए, फिर 99 में अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद उसी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करके तकरीबन 10 से 12 साल उन्होंने राज किया है। तो जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, वो आगे 4 कदम और पीछे 4 कदम सोच के करते हैं। उनका कोई भी कदम उठाया गया कदम ऐसा नहीं होता इसके पीछे कोई गणित ना हो। रहा जो कल की घटनाक्रम हुई, देखिए घटनाक्रम होने की एक्सपेक्टेशन पहले से थी, क्योंकि जब से 2019 के एमपी के चुनाव थे उसमें ही से कई जो एनसीपी के घड़क नेता थे वो चाहते थे कि अलायंस हो जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कम से कम उसमें क्या सत्ता हमें नेशनल लेवल पे मिलेगी और हमको प्रदेश लेवल पे मिल जाएगी, नंबर 1। और ये भी कहीं ना कहीं जो रुझान है अजीत दादा पवार का और उनके कुछ घटक नेताओं का वो बीजेपी की तरफ है, कहीं ना कहीं अगाहे बगाहे आपको देखने को मिलता होगा, कई बार समाचार भी आते रहते हैं ऐसे। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, अजीत शरद पवार कहीं ना कहीं इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, वो दिखाना चाहते थे कि ऐसा अगर शक्ति प्रदर्शन, काइंड ऑफ शक्ति प्रदर्शन था जिसको दिखाना चाहते थे। और ऐसे ही काम शिवसेना के बाला साहब ठाकरे भी किया करते थे, बोलते थे मैं अपने पद छोड़ रहा हूं। लेकिन यहां देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सारे नेता बहुत दुखी थे, लेकिन सिवाय 2 आदमी को छोड़ करके, एक अजीत दादा पवार और दूसरे सुप्रिया सुले। मैं आपके पास वापस मैं आपके पास, देखिए एनसीपी में एक तो इस्तीफे को दौर शुरू हो चुका है, दूसरी बड़ी बात यह है कि बीड के अंदर तो अजीत पवार के नाम के पोस्टर भी लगने शुरू हो चुके हैं कि वो अगला चेहरा होंगे पार्टी का। खैर, एक तरफ जहां पार्टी कह रही कि ऑल इज वेल, बट लगता है कि नथिंग इज वेल।
क्या इसका मकसद क्या है? देखिए, ये शरद पवार के इस्तीफे के बाद एक तरीके से उनके प्रति अपनी वफादारी और दूसरी बात कि शरद पवार के ऊपर एक दबाव, दोनों तरीके की बातें उनके दल के लोग कर रहे हैं। याद कीजिए वो मंजर जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का ठुकराया था, तब भी इस तरह के ही दबाव आए थे, इस तरह के ही इस्तीफे देने शुरू हुए थे। और ये सब राजनीति में जो शीर्षस्थ व्यक्ति होता है, जिसके नाम पर पार्टी चलती है, जिसके प्रति लोगों की सबसे ज्यादा कमिटमेंट होती है, उनके इस्तीफे की पेशकश के बाद, उनके इस्तीफे पर अड़िग रहने के बाद ये तमाम तरीके की दबाव की रणनीति नेता अपनाते हैं। और उन्हें लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, नेतृत्व है, वो मान जाएं और उन्हें कम से कम जो वर्ष बचे हैं, खासतौर से 2024 के चुनाव की जो बिसात बिछेगी, उसमें शरद पवार अपना लीड रोल लेते हुए बदस्तूर इस पद पर कायम रहें। ये एक रणनीति है और ये दबाव की रणनीति के साथ साथ वो वफादारी भी बताती है कि हम आपके साथ हैं, किसी और पक्ष, किसी और धड़े के साथ नहीं है। पूजा, अब ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, सुना है बीड में अजीत पवार के नाम के पोस्टर छप रहे हैं। जब पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और फैसला शरद पवार को लेना है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल पार्टी के ये चाहते हैं कि शरद पवार ही पद पर बने रहें, तो ये बीड में अजीत पवार के नाम के पोस्टर चस्पा कराने वाले लोग हैं कौन? मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो हमारी पार्टी को कमजोर देखना चाहते हैं, और वो कोई भी दूसरी राजनीतिक दल के कोई भी लोग हो सकते हैं। तो कौन है वो? खुलकर इसके बोलिए अलावा ना। और कोई कारण ही नहीं। इसके अलावा अब आपने मुझे अभी खबर दी है, अब मैं पता लगाऊंगा कि वास्तविक में इसके पीछे कौन है। जब आपने विश्वास के साथ ये कहा कि जो हमको कमजोर देखना चाहते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो आपको कमजोर देखना चाहते हैं? ये तो स्पष्ट होगा ना। हो सकता है कि ये पता लगाने में आपके सोर्स से थोड़ा वक्त ले, लेकिन जिसका आपने जिक्र किया कि हमको जो कमजोर देखना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो आपको कमजोर देखना चाहते हैं, आपकी पार्टी को कमजोर देखना चाहते हैं? महाविकास आघाड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शक्ति से जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अभी आपका तो बेबाक अंदाज है। अभी हाल के चुनाव में जो लोग नहीं जीत पाए, वो सारे लोग खुलकर बोलिए ना, उनका नाम लीजिए ना। आप कब से डरने लग गए? खुलकर बोलिए, नाम लीजिए उनका। आपको तो कोई ईडी सीबीआई का डर है नहीं, मुझे लगता। पूजा जी, डरने की बात नहीं है, लेकिन आपकी चैनल पे मैं चाहता हूं कि वो बात जाए जो हकीकत हो, क्योंकि आपका एक ऐसा चैनल है जिसपे जो चर्चा होती है उसपे सार्थकता होती है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि स्पष्टता रहे। आप मुझे इसके बाद भी बुलाएंगी, ऐसा बिल्कुल, मैं हमेशा आपको बुलाऊंगी। मैं वही इसीलिए स्पष्टता चाहती हूँ। जब आप इतना बेबाकी से ये कह रहे हैं कि वो लोग, तो स्पष्ट बोलिए ना, हमारे चैनल पे स्पष्ट बोलिए कौन सी वो पार्टी है। चूंकि जानकारी अभी आपने मुझको दी है, तो मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि इसके पीछे वो राजनीतिक दल होंगे जिनको कि महाविकास आघाड़ी की शक्ति से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, तो जाहिर सी बात है ब्रजमोहन जी, एनसीपी नहीं होगी आपके हिसाब से। अगर आपकी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बात करें, कांग्रेस नहीं होगी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं होगी, तो इसके बाद तो दो ही प्रमुख दल, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, वो बचती है। तो क्या आपका इशारा उनकी तरफ है? हाँ, नेचुरल है, मेरा इशारा उसी तरफ है, क्योंकि ये जो खोखा सरकार है, ये पूरी तौर से महाराष्ट्र में अपनी उपस्थिति को खो चुकी है। आप देखिए, अभी 17 तारीख को इन्होंने अपने खुद के बहुत बड़े नेता, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब को बुलाया था महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में। वहाँ पे इतनी अव्यवस्था थी कि 1000 से ज्यादा लोग तो अस्पताल में भर्ती हुए, और ऐसा कहा जाता है कि करीब 13-14 लोग वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई जब भीड़ भाड़ के कारण। एक और चीज स्पष्ट कीजिए फिर, वो सब तो ठीक है, एक और चीज स्पष्ट कीजिएगा ब्रजमोहन जी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वाया अजीत पवार पार्टी को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी? क्या आपके कहने का मकसद ये है? नहीं, मैं फिर क्लियर कर दूं, वाया अजीत पवार जी नहीं, अजीत पवार जी तो हम लोगों की पार्टी की ताकत है, और वो पूरी तौर से तो पार्टी के साथ है। उसी ताकत पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से गलतफहमी फैला के हमारे रैंक एंड फाइल में जो गलतफहमी फैलाने का काम हो रहा है, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ। क्योंकि अभी आपने बोला कि वहाँ पे पोस्टर छप रहे हैं या लगे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि आप आज खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। महाअघाड़ी की बात हो रही है, तो महाअघाड़ी का कोई भविष्य नहीं है। शरद पवार ने खुद बोला, और उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है कि कोई भी फैसला वो शिवसेना या एनसीपी लेती थी, उसमें अड़ंगा डालने वाली कांग्रेस थी। तो महाअघाड़ी का भविष्य महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं दिख रहा। नंबर 1। नंबर 2, जब बात करते हैं अजीत दादा पवार की, तो अजीत दादा पवार आपके पास आ रही हूँ, मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ। सर लेट मी फिनिश। इसके बावजूद भी महाअघाड़ी ने पूरे 2.5 साल तक महाराष्ट्र में बेहतर प्रशासन दिया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा शासन दिया है, जिसमें कोई कारण नहीं हुए थे। 2.5 साल एक भी चीज
मूव नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई नई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुए, नो डाउट। आपके पास कोई आंकड़ा है? मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं। नहीं, अब बात हो रही थी अजीत दादा पवार की। देखिए अजीत दादा पवार कहीं ना कहीं आज के दिन में उनका इंक्लाइनमेंट टूवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी है, और कई बार वो चाहते भी थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो जाए कि कम से कम केंद्र में 1-2 मंत्रालय मिल जाए और प्रदेश में उनकी सरकार बन जाए। तो ये शायद जो घड़क है वो एनसीपी के अंदर वो शायद इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि पोस्टर वॉर हो रहा है। देखिए पोस्टर वॉर ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, तभी वहीं होता है जहां पे आग लगती है। पोस्टर वॉर चल रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, किसी के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ दिखा सकते हैं क्या? और अजीत दादा पवार जीवन भर भाई शरद पवार के अंडर में काम करने के लिए तो हुए नहीं है, एक तरह से जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, काफी उनका वर्चस्व है महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनको पुलिस पावर देना चाहिए, अध्यक्ष बनने की क्षमता है। तो अगर वो आपकी कल देखिए आपकी मीटिंग, उन्होंने आप मीटिंग में देखा होगा किस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बार बार क्या बोल रहे थे, तो उसका संकेत तो कहीं ना कहीं आ रहा है कि वो कुछ कर सकते हैं या उनको नेतृत्व देना चाहिए। नो डाउट शरद पवार उनको आईना दिखा रहे थे, अपनी पावर दिखा दी, अपनी क्षमता दिखा दी इस मीटिंग में। एक और चीज मैं जानना चाह रही हूँ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, अब इतना बेबाकी से बात करें तो चलिए एक और बात क्लियर कर लेते हैं। सर आप आवाज सर एक सेकंड, आप आवाज तो आने नहीं दे रही हैं। मैं राणा साहब से प्रश्न पूछना चाह रहा था कि राणा साहब को सारी जानकारी कहाँ से मिल गई? राणा साहब तक आपके पास पहुंच गए, राणा साहब कहाँ से आप ये आधार पर किस आधार पर आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, आपके पास आंकड़े नहीं है ना, आपके पास आंकड़े मोहन जी बस सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई से आपको आपत्ति हो रही है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ ब्रिजमोहन जी को। ब्रिजमोहन जी जब आप जिस चमत्कारिक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, उस चमत्कारिक व्यक्तित्व को आप देखिए कर्नाटक में आपके एक्स चीफ मिनिस्टर भाग गए, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाग गए, आपके एमएलए एमएलसी और वर्तमान मंत्री भाग गए। आप दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाते, आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाते। कौन से विधायक भाग गए? आप पार्टी का नाम लेकर बात कीजिए ना सर, उस सरकार का नाम लेकर बात कीजिए। चमत्कारिक व्यक्तित्व है मेरी बहन के पास है, तो कर्नाटक में रोकिए ना अपने लोगों को। मैं अभी जवाब भाग रहे हैं। मैं कर्नाटक में सरकार बन रही है। ब्रिजमोहन जी मैं कर्नाटका में ही हूँ और यहाँ की सरकार बन रही है। सरकार तो 13 तारीख को, आप होगा। आप हमारे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना फिक्र अगर इतना चमत्कारिक व्यक्तित्व है तो ये लोग छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है ना, आज आपकी नैया डूब चुकी है, आपके पास कोई अस्तित्व नहीं बचा है। आप जिस ढंग से सिर्फ नकारात्मक राजनीति की है महाराष्ट्र में, आपकी कोई सोच विचार नहीं थी। जब आप कांग्रेस एनसीपी शिवसेना आए तो ये सत्ता का मोह माया था या नहीं? कोई काम नहीं हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। अब जब डबल इंजन की सरकार आ गई है, मैं आपको बताऊं कोविड के उपरांत भी बेहतर काम हुआ है महाराष्ट्र में, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम नहीं रुका, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता रहा ना। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं आज के विषय पर। कर्नाटक में क्या होगा सरकार किसकी बन रही है, बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। ब्रजमोहन जी 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। शेट्टी साहब पहले, शेट्टी साहब आप बोलिए, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, बोलिए शेट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए चाइना एनसीटी ने ये कहा कि 2014 में, उनको मैं याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ अलायंस तोड़ दिया, और अब जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है एकनाथ शिंदे, तब उन्होंने फडणवीस जी के सामने लीडर ऑफ अपोजिशन तब लिया था, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के रिक्वेस्ट पे वो लोग अलायंस ज्वाइन हुए थे। तो उस जो चुनाव हुआ था उस समय में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, अलग अलग लोगों ने पार्टियों को मतदान किया था। उसके बाद इन्होंने फिर से अलायंस जोड़ा। जब 2012 में जब बाला ठाकरे हमारे बीच में से चले गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया। तो शिवसेना का 2014 में 71 करते थे, इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने विधानसभा में उनको छोड़ दिया, उनका अलायंस तोड़ दिया। चलिए बीजेपी ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस पार्टी ने क्या किया, ये पास्ट की बात होगी। मैं आज प्रेजेंट और फ्यूचर पे बात करना चाहती हूँ सर, मैं प्रेजेंट और फ्यूचर पे बात करना चाहती हूँ, और आज जो करंट सियासी घटनाक्रम है मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। तो शेट्टी साहब ये बताइए, ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में अगर आए हैं तो जाना जरूरी है, जाएंगे तो ये तय है, और वैसे भी शरीर नश्वर है। आज पवार साहब जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सब चीजें ठीक है, लेकिन आपके लिए कंफर्टेबल कौन है? अगर मान लीजिए शरद पवार अगर सुप्रिया सुले को आगे करते हैं तो वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं, या फिर आपको लगता है कि बॉन्डिंग अजीत के साथ ज्यादा बेहतर बन सकती है? कौन ज्यादा रिलायबल आपको लगता है?
मतलब कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पर है? देखिए, जब दो पॉलिटिकल पार्टी एक विचारधारा के साथ में आती है, कोई व्यक्ति को नहीं, पार्टी का विचारधारा के साथ आती है, तो मगर ये आप मानो कि तो शरद पवार इज लार्जर देन लाइफ। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में अगर आप नरेंद्र मोदी जी की देखेंगे कि वो उन्होंने अपना व्यक्तित्व किया है, उसी तरह आप एनसीपी को शरद पवार से अलग नहीं कर सकते। जिस तरह शिवसेना में आप बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे को शिवसेना से अलग नहीं कर सकते, तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज एनसीपी में। लेकिन आज है ना अलग, कुछ लोग उद्धव के साथ में हैं, कुछ लोग एकनाथ शिंदे के साथ में हैं। पार्टी की विचारधारा पर सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। कल को ये दावेदारी, अगर मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा, पर अगर 1% ऐसा हुआ तो क्या करेंगे आप? स्टैंड तो क्लियर कीजिए कि कौन सी विचारधारा के साथ जाएंगे। हसन जी, देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। जो देश का सभी जात धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टियां रहेगी, वो साथ में आएगी। और हमारा बहुत जल्द आप देखिए कर्नाटक में एनसीपी भी है। पर ये मत बोलिए कि जिस मुद्दे को आप उठाते हैं, डिग्री वाले मुद्दे पर और जेपीसी पर, उस पर आपसे अलग हो जाते हैं पवार साहब। आप एक हफ्ता रुक जाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, अभी हमारे जो मित्र हैं शेट्टी साहब ये बोल रहे थे दो विचारधाराओं की। देखिए, विचारधाराओं की अगर बात करते तो 1999 में जब कांग्रेस से अलग हुए थे शरद पवार साहब, उन्होंने क्या बोला था? विदेशी मूल के मुद्दे पे, महिला के मूल के मुद्दे पे अलग हुए थे और उन्हीं के साथ सरकार बना ली, उसी की सरकार में शामिल हो गए। तो विचारधारा की हम बात ना करें। अगर विचारधारा की बात होती तो शरद पवार साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाह रहे थे। किसके मदद से बनना चाह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की मदद से बनना चाह रहे थे। तो विचारधारा कभी भी शरद पवार जी की नहीं रही है। शरद पवार जी बहुत ही प्रोफेशनल नेता है। वो शरद पवार कभी विचारधारा को नहीं मानते। दोस्त तो दुश्मन नहीं है ना संजय राणा जी, इसमें कोई पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, तो हर पार्टी पर लागू होता है। ना कोई स्थायी दुश्मन है, ना कोई ना स्थायी दोस्त है। क्यों अमित जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? राजनीति में पूजा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। राजनीति में सिर्फ इंटरेस्ट जो होता है वो अस्थायी होता है और शायद इसी के लिए इसका नाम राजनीति है। राजनीति में कोई शत्रु, कोई मित्र, आपने देखा इसका उदाहरण है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जहां शिवसेना हमेशा कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़ी और बाद में सरकार बनाई। महाराष्ट्र में सरकार बनी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो विचारधारा तो कहीं ऐसी दिखती नहीं है, कहीं ऐसी रहती नहीं है। लेफ्ट के साथ जीवन भर जो कांग्रेस लड़ती है वो त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में साझा कार्यक्रम चलाती है। अगर दूसरे पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां एक स्टेट है जहां एनसीपी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जहां विचारधारा गौण हो जाती है और हित स्थायी हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति में हमेशा पूजा इंटरेस्ट जो होता है उसके सर्वाइवल की लड़ाई होती है। बोले संजय राणा। बिल्कुल सही अमित जी ने बोला। लेकिन जब हम बात करते हैं विचारधारा की कांग्रेस और एनसीपी की, और स्पेशली जब हम शरद पवार जी की बात करते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूं, हर नेता का एक आइडिया होता है, एक विचारधारा होती है। शरद पवार जी ऐसा प्रोफेशनल आदमी मैंने अपने जीवन में देखा, वो हर चीज सोच समझ के करते हैं और उनका अपना हित बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपना हित, जहां तक अपना हित आगे है वो चलता है। देखिए, ये तो आप जान रहे हैं ना कि वो इस वक्त ना किसी से बहुत घनी दोस्ती कर रहे हैं और ना किसी से बैर। उनकी मुलाकातें बीजेपी के लोगों से भी होती है, कांग्रेस के लोगों से भी होती है और उन अडानी से भी होती है जिनके नाम पर कांग्रेस लगातार विरोध करती रही और बार बार जेपीसी की मांग करती रही। तो फिर किसके अभी सगे हैं शरद पवार, या फिर मौके की तलाश में? ये भी बता दीजिए। ये प्रश्न मुझसे? हाँ, देखिए अमित जी, यही सवाल मेरा आपसे भी। देखिए पूजा, कोई भी समझदार व्यक्ति होता है, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, वो राजनीति और कभी भी, जैसे आपने अदानी की बात कर ली, कॉर्पोरेट एक अलग चीज है और राजनीति एक अलग चीज है। बिना कॉर्पोरेट के राजनीति भी नहीं चल सकती, राजनीति के बगैर कॉर्पोरेट भी नहीं चल सकता है। तो उसको समावेश बनाना बहुत जरूरी होता है। और जहां तक उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए तो ये कॉर्पोरेट कनेक्शन। जब हम राहुल गांधी की देखो, उन्होंने राहुल गांधी को एक आईना दिखाना कि आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाने का चीजें होनी चाहिए, तरीका होता है। ये तो बिल्कुल शरद पवार की वो स्ट्रैटेजी है जो पार्लियामेंट के अंदर कुछ और है और पार्लियामेंट के बाहर कुछ और है। पार्लियामेंट की जो बैठकें होती थी संजय जी, उसकी बैठक सुबह जो 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में होती थी, उसमें एनसीपी के हर बार नुमाइंदे बैठक में शामिल होते थे। और यही नहीं, जो पार्लियामेंट से विजय चौक तक विरोध प्रदर्शन भी होता था उसमें एनसीपी जाती थी। एनसीपी लगातार मांग कर रही थी जेपीसी की, लेकिन ये बयान संसद के बाहर जो है आकर चेंज होता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना,
यहाँ विचारधारा यहाँ गौन हो जाती है। यहाँ जो इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो पवार साहब का बाखूबी दिखता है। और पवार साहब इसके लिए कोई पहली बार नहीं जाने गए हैं। पवार साहब ने लगातार ऐसी ही पिच पर बैटिंग की है जहां उनको दिखता है कि रन कहां बनाए जा सकते हैं, और रन बनाने की क्रिया में पवार साहब माहिर हैं। अब मामला उनके घर का अंदरूनी हो गया है और वहां भी पवार साहब ने इस बात की पूरी तस्दीक कर दी कि वो एकमात्र एक छत्र जिनके अंदर पूरा एनसीपी समाहित होता है वो वही हैं। अगर कोई व्यक्ति, चाहे उनका भतीजा ही क्यों ना हो, अगर पार्टी लाइन या उनके लाइन से इधर उधर उनको बिना बताए किसी से मिल भी रहा है तो उसके लिए भी चेक एंड बैलेंस है। और इस चीज का जिक्र वो अपनी न सिर्फ किताब में करते हैं बल्कि वो जो कमेटी बनाई जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जयंत पाटिल, तमाम वो नाम हैं जो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार के ही वफादार हैं, उनको शामिल कर लिया ताकि अगर अजीत कल को कोई डिसीजन लेने की कोशिश भी करते हैं तो ये चेक एंड बैलेंस जो होगा वहां पर कारगर होगा और पवार साहब की जो छत्रप है वो मजबूती के साथ दिखेगा। अब बोले संजय राणा, बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आपने सही कहा कि पवार जी की राजनीति करने का तरीका अलग है। उन्होंने पूरा ये जता दिया, चाहे कमेटी के माध्यम से हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये पूरा इनको बता दिया। अजीत दादा पवार के लिए एक तरह से आईना था, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन अगर जो कमेटी बनाई है, जो नो डाउट एक तरह से पवार कमेटी कह सकते हैं, उसको हम कमेटी नहीं बोलेंगे, पवार साहब की अनुयायियों वालों की कमेटी है, उस कमेटी में सबसे ज्यादा वर्चस्व पवार साहब का है। अगर पवार साहब अपनी सत्ता छोड़ते हैं या प्रेसिडेंट, झुकाव किस तरफ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, झुकाव किस तरफ? देखिए, अगर झुकाव की बात करेंगे तो शरद पवार अपनी बेटी को बनाना चाहते हैं प्रेसिडेंट, ये तो उसमें कोई कोरेज नहीं बोलने में, और ये बनाना चाहते हैं। अगर वो होता है झुकाव होगा, और अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी में दो फाड़ होगी। बेटी को बनाने के बाद किस तरफ झुकाव होगा? अगर आप दो फाड़ की बात करें तो उसी दो फाड़ होने से बचाने के लिए तो ये उन्होंने कदम उठाया ना। एग्जैक्टली, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी। फिर फाड़ होगी उसके बाद भी तो फिर क्या फायदा हुआ ये सब को घुमाने का? बिल्कुल सही कह रही है संजय जी। और क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस दो फाड़ की आशंका अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर सुप्रिया सुले बनती हैं तो अजीत पवार शायद मैं सबके पास वापस लौट रही हूं। ब्रजमोहन जी, मैं तो ये आपसे जानना चाह रही हूं कि आपकी पार्टी में किस नेता को ज्यादा अभी लोग पसंद कर रहे हैं शरद पवार के बाद में? सुप्रिया सुले, अजीत पवार, या फिर और जिन नामों का जिक्र बार बार हो रहा है? हमारी रैंक एंड फाइल सारे उन नेताओं को पसंद करती है जो पार्टी के हित और पार्टी के साथ आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में काम करते हैं। और यहाँ जो अभी मैं राणा साहब को सुन रहा था कि कमेटी में सारे वो लोग रखे हैं जो शरद पवार से जुड़े हुए हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद पवार जी नहीं बनाई, और हम लोग चूंकि शरद पवार जी से जुड़े हुए हैं और शरद पवार जी के व्यक्तित्व के कारण ही हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे लोग आदरणीय शरद पवार जी के ही लोग हैं। तो उनको बांटने का काम कोई भी अगर करेगा तो असफल होगा, और ये सामने आ रही है सारी बात। अच्छा, ये बताइए आखिर में, बस क्योंकि वक्त कम है, अगर और किसी को ना मौका दे पाऊं तो ये बताइए, बीजेपी पर आप खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी आपको खुलकर आपके ऊपर वार कर रही है और बता रही है कि आपकी कोई हैसियत नहीं बच रही है, इसलिए आप इस तरीके का परपंच रच रहे हैं। खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं बीजेपी पर आप? मतलब ये सॉफ्ट कॉर्नर सा क्यों है? ये आगे की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैं ऐसी महाविकास, ये जो वर्तमान सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में बनी है, इसके लिए मैं क्या बोलूं? जो अपने नेता को बुलाती है दिल्ली से, आदरणीय अमित शाह साहब जैसे नेता को बुलाती है और कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाती, 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, 13 से 14 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इस सरकार के लिए, फोकस सरकार के लिए, 10 सेकंड में इसका जवाब। फोकस सरकार की दोनों पार्टियों के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इनका काम बता रहा है कि कितने ये किस प्रकार से देश चला रहा है। जल्दी से कोई भी पार्टी अपनी रणनीति बना सकते हैं, अपने नेतृत्व को चुन सकते हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ेंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं विचारधारा, कर्नाटक में पार्टी छोड़ के लोग भाग रहे हैं, जिन्होंने वहां पर पार्टी चलिए, सभी का शुक्रिया। मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए 2024 की जो इस वक्त राजनीतिक बिसात है वो बिछड़ी शुरू हो चुकी है, और कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके खिलाफ जाएगा, अब उसी को लेकर रणनीति पर काम हो रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी।